आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। K is R by NA. R is 0.0821 डिवाइड बाय NA, या तो ये कर लो या फिर 8.314 डिवाइड बाय NA, ये कर लो। सर ज्यादा यूजफुल 8.314 वाला है ना? देख, डिपेंड करता है कौन सी यूनिट्स में यूज हो रहा है। जिस यूनिट्स में यूज होगा वैसा काम का होता है। ऐसा कोई भी नहीं कि कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा कौन कम सही है। भाई ये तेरे को प्रेशर एटीएम में ही यूज करना है तो ये यूज करना पड़ेगा, और प्रेशर तेरे को पास्कल में यूज करना है तो ये यूज करना पड़ेगा। सब कुछ इस बात पर डिपेंड होता है कि भाई प्रेशर कौन सा यूज कर रहे हो। समझा? मैं तो जरा कैलकुलेटर लगा ही लेता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ है बाबू? तो ये आ जाएगा 0.0821 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू नोट इंटू, इन वाली यूनिट्स में आ जाएगा 1.36 इंटू 10 रेज टू पावर -25, और इसमें आ जाएगा 6.022, इस वाली यूनिट्स में आ जाएगा 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर -23। तो डिपेंड्स कि आपको किस यूनिट्स में यूज करना है। जनरली ये यूनिट्स यूज होती है बट नॉट ऑलवेज। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये यूज नहीं हो सकता है। आप यूजुअली के यूज करते हो सिंगल मॉलिक्यूल की स्पीड निकालने के लिए या फिर उन सब के लिए, तो क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में आती है तो आप ये यूज करते हो। तो यदि प्रेशर प्रेशर के लिए करोगे तो ये यूज कर लोगे। क्लियर है? मुझे एग्जैक्टली याद दिलाओगे कि मैं लास्ट क्या पढ़ा है? बिल्कुल सर। हाँ सर मेरे को एक डाउट था कि अगर हमें अगर हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है तो प्रेशर को डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? तो अपन वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ सर, वैसे किया पर मॉड्यूल में अलग दिया है और आंसर भी रॉन्ग बता रहा था। मॉड्यूल में उसने डाइन में कन्वर्ट कर दिया। सर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा, डाइन में दिया है। बिल्कुल। हाँ सर, सेंटीमीटर क्यूब फिर मतलब भाई प्रेशर दिया था भाई याद 28 सुन, ना। भाई बात समझ। तू डाइन में कन्वर्ट कर, वो तेरा इशू है, पर मैं हमेशा सलाह दूंगा कि यूनिट्स कंसिस्टेंट लेनी चाहिए। मतलब जो आपको आती है, मेरे हिसाब से लीटर एटीएम इज बेटर। हाँ सर, वही लिया था लीटर 80 पर वो अलग बोल रहे थे सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए डाइन ले लिया, डाइन में ले लिया। अरे वो उनकी इच्छा है, फिर कन्वर्ट कर लेना, आखिरी में कोई मना थोड़ा ना करेगा तेरे को। सर पर उनका मोल्स अलग है, मेरे मोल्स अलग आ गए। क्वेश्चन दिखा देना, बता देंगे। ऐसा कोई हाँ सर। सर मोल्स इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स है ना? हाँ, मोल्स काउंटिंग नंबर है। अलग कैसे आएगा? उसका पॉसिबल ही नहीं है। अरे वही तो बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन बताओ उसके बाद बताऊंगा। बिना क्वेश्चन बताए इस चीज के ऊपर कमेंट कर पाना नामुमकिन है। मैं अभी बस ये देख रहा हूँ कि मैं लास्ट कितना पढ़ा दिया है आपको। सर आप कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करने वाले थे। तो बात ठीक है, पर मेरे को एक थोड़ा सा और पढ़ना है। आने करवा दी, काइनेटिक एनर्जी करवा दिया ना मैंने। हाँ ठीक। देखिए, जो अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। हाँ यार सुमेध, मैं देख रहा हूँ अभी। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, देखिए आपके पास दो टाइप के कोलिजन थे। कौन कौन से? एक था कोलिजन विद वॉल,
और एक था इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। कोलिजन विद वॉल आपने पढ़ लिया, जिससे आपने VRMS या काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस निकाल ली। इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, और इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बायमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो मेजॉरिटी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स होते हैं वो बायमॉलिक्यूलर होते हैं, आर बायमॉलिक्यूलर। क्योंकि भाई गैस है, गैस एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो एक ही जगह पे 3 पार्टिकल का एक साथ आना इज हाईली इम्प्रोबेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। इसीलिए जो भी कोई मेजॉर कोलिजन होते हैं वो बायमॉलिक्यूलर होते हैं, जिनको अपन लिखते हैं BMC, बायमॉलिक्यूलर कोलिजन्स। क्लियर है? अब बायमॉलिक्यूलर कोलिजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है Z से, और Z के ये कोलिजन्स का रिप्रेजेंट होता है Z से। Z1, Z1, Z11, Z12, ये अलग अलग टाइप के कोलिजन रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अपने को सब कुछ इनको निकालने के लिए करना पड़ता है। सबसे पहली बात, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring in 1 second। जितने कोलिजन 1 सेकंड में हो रहे हैं उनको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, Z। ठीक है। अब इसके बाद टर्म आती है कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर होता है डिस्टेंस बिटवीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब यदि ये और ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सिग्मा, इसको बोलेंगे कोलिजन डायमीटर। और यदि मान लो एक ये है और एक ये है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, तो इसको भी लिखेंगे सिग्मा, पर इसको लिखेंगे सिग्मा AB। ये वाला एटम A है, ये वाला एटम B है, दोनों एटम्स को अलग अलग रिप्रेजेंट अपन कर देंगे। क्लियर है? और सिग्मा AB इज RA प्लस RB। यहाँ पे दोनों एटम आइडेंटिकल हैं, इसलिए सिग्मा इक्वल्स टू 2RA, ये लिख देते हैं। निनाद क्या बोल रहा है, मैं समझा नहीं प्लीज। सर वो दोनों मॉलिक्यूल स्पेरिकली होंगे क्या? बिल्कुल स्फेरिकल होंगे। ये KTG की शुरुआत में अपन ने लिखा होगा कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल। नहीं लिखा सर। नहीं लिखा सर। कोई बात नहीं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल रिजिड। ठीक है, कोई नहीं। अब भाई हम लोग एक कंटेनर अज्यूम करते हैं, हमारे पास ये कंटेनर है, ये वेसल है, ये हमारे काम का मॉलिक्यूल है। अब ये कितने कोलिजन्स करेगा 1 सेकंड में?
ये निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? उसकी स्पीड और वो कंटेनर का साइज। देखो, अपने को कंटेनर से कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या मतलब है कि भाई नंबर ऑफ कोलिजन्स उतने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे जितना वॉल्यूम, कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स रेंज। भाई इस मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के लिए अपन पढ़ रहे हैं, इस मॉलिक्यूल की रेंज में कितने हैं? यदि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इसकी रेंज में आता ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? तो और ये कितना, अगर रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वॉल्यूम स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। भाई हमने कहा कि हमको नहीं मालूम है कितने कोलिजन्स होंगे, तो हमने कहा भाई ये जो मॉलिक्यूल है कोई भी यदि इस वाली रेंज में आता है, ये इसका वॉल्यूम स्वेप्ट होगा, और ये 1 मीटर में, ये अथर ब्लैक कैसे हो रहा है भाई, प्लीज ध्यान दें, यदि ये वाला वॉल्यूम ये 1 सेकंड में स्वीप कर रहा है, तो जितने इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो मॉलिक्यूल्स से सबसे इस वाले एटम को इस वाले मॉलिक्यूल को कोलाइड करना पड़ेगा, तो वही उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी। समझ में आ गया? क्या किसी को यहाँ तक डाउट है? सर एक बार समझाओ ना फिर। देखो, मान लो ये कुछ ज्यादा एक खतरनाक सी कार बन गई थी। सर बोल भाई। सर उसका रेडियस डबल होगा क्या सर, तो एरिया की सर? हाँ वो निकाल रहा हूँ यार, मैं निकालना नहीं सिखाया, मैं आपको केवल प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्या है। कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, चल ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम स्वीप करेगा, तो जो कोई इस वाले रेंज में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये इन सबसे कोलाइड करेगा, ये इधर जाता जाएगा, इससे कोलाइड करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, फिर इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। तो आपने यदि इसके पूरे वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल थे सब निकाल लिए, तो क्या आप नंबर ऑफ कोलिजन्स बता सकते हो कितने होंगे? हाँ सर। बेटा बोलो, किस किस को डाउट है अभी भी? सर ये बाकी के मॉलिक्यूल्स स्टेबल है क्या, ये मूव नहीं करेंगे? नहीं, बाकी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, पर अपन वो सब असम्पशन, वो सब अपन बाद में ले लेंगे। अभी अपन केवल ये बात कर रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स से एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकता है, फिर अपन उन सब का मूवमेंट ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी का प्रिंसिपल बहुत ही सीधा सा है कि भाई ये ऐसा हो रहा है, बाकी के मॉलिक्यूल्स का बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। आगे देखो, अब ये जो डिस्टेंस होगी, जो वॉल्यूम स्वैप होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगी सिग्मा के, कोलिजन डायमीटर के। क्योंकि यदि मैं बोलूं कि किस किस के सेंटर ऑफ मास इससे कोलाइड कर सकते हैं, तो जिन जिन के सेंटर ऑफ मास, मतलब यहाँ पर आएगा भाई, ये मॉलिक्यूल ऐसा आएगा, वो तो कोलाइड कर जाएगा कि भाई ये ठीक है, से कोलाइड कर गया। पर जिसका सेंटर ऑफ मास हल्का सा भी इस रीजन के बाहर आया, ये उससे कोलाइड नहीं कर सकता। तो आपको जो जो कोई सेंटर ऑफ मास इस रेंज के अंदर आएंगे, ये उन सब से कोलाइड करेगा, और जिन सब के सेंटर ऑफ मास इसके बाहर आएंगे, उनसे ये कोलाइड नहीं करेगा। और ये डिस्टेंस कितनी होगी?
इसकी डायमीटर, ये सेंट्रल एटम है, इसका डायमीटर, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू डायमीटर प्लस 2r। एक मिनट, नहीं कुछ गलत हो गया, तो ये पूरा का पूरा रीजन आ जाएगा। अब सिग्मा अपन डिफाइन करते हैं सिर्फ इतने से को, यार मैंने क्या गड़बड़ कर दी, एक मिनट को, मैंने कुछ कचरा लिखा यहीं पे। मैं यहाँ से वापस से करेक्शन लिख के समझा रहा हूँ क्या हो रहा है भाई। जो इतना सा रीजन है ना, ये रीजन है, इस रीजन को अपन बोलते हैं सिग्मा, और ये कितना होगा, ये होगा एटम की रेडियस प्लस इसकी रेडियस, मतलब सिग्मा इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब जो ये जो सिलेंडर बना है, जो सिलेंडर ये बना है, इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, यूनिट वॉल्यूम एरिया की। एन स्टार, इसको लिखते हैं एन स्टार, एन स्टार होता है n/b। सर 2r रेडियस होगा ना, क्या हुआ? रेडियस 2r का होगा ना, तो हाँ, वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू एच। अब ये डिस्टेंस कितनी है? अब एरिया निकाला है नहीं, वॉल्यूम निकाला है। पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू एच, ये एच कितना आएगा ये बताओ? ये आएगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। सर उसकी डिस्टेंस ट्रैवल, वो जितना चलेगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। और ये किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी यू एवरेज के। तो ये हो जाएगा यू एवरेज इनटू एन स्टार, ये आ जाएगा z। समझ में आ गया? अब इस मतलब आपने जो z निकाल लिया वो कितना निकाल लिया? पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू एन स्टार। अब इसकी ये प्रॉब्लम है, इस वाले केस में वी अज्यूम ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। We assumed only one molecule is moving, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और सब मॉलिक्यूल्स मूव करके मतलब आपके पास ये आपका मॉलिक्यूल है जो रेड वाला है, बाकी और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी इस रेंज से लेकर इस रेंज तक पूरी जा रही है भाई। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री सब तरह से जा रहा है। जो दूसरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, कि आपने तो केवल अपने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अज्यूम की थी कि वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, पर बाकी के और जितने भी हैं वो सब इस पूरे एंगल रेंज पे जाएंगे। तो इसलिए हम इसका एक मीन एंगल ले लेते हैं, जिस मीन एंगल पर अपन सारे मॉलिक्यूल्स को अज्यूम कर लेंगे, एंड दैट मीन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब हमारा मॉलिक्यूल तो ऐसे जा रहा है, और जिससे वो कोलाइड करेगा वो वाला मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री अपन ने मीन एंगल लिया है सबका, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसलिए जितने एंगल 0 पर होंगे उतने -1, उतने जितने मॉलिक्यूल 0 पर होंगे उतने ही 180 पर भी होंगे। और इसलिए इसकी वेलोसिटी u है, u एवरेज है, उसकी वेलोसिटी u एवरेज है, इसीलिए जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी
वो नेट वेलोसिटी आ जाएगी √2u एवरेज, और इसीलिए z1 ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज इनटू n स्टार। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स made by one molecule assuming all molecules are moving। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ साहब, आई एम वेटिंग। सर वो ऊपर 90 डिग्री पे यू एवरेज कैसे आया? भाई देख, मॉलिक्यूल सुन, और- मॉलिक्यूल तो यू एवरेज से ही घूमेगा ना, उसको तो कोई और वेलोसिटी ट्रैवल करने की आती नहीं है। यदि यू एवरेज से घूमेगा तो तेरे पास समझ प्रॉब्लम क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, 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 कुछ ऐसे हैं। तो वो ये अज्यूम कर रहा है कि वो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का जो इम्पैक्ट एंगल होगा वो बिटवीन 0 से 180 के बीच में होगा। यदि इम्पैक्ट एंगल 0 से 180 के बीच में होगा और सब रैंडम होगा, तो रैंडम होने के कारण वो कहता है कि भाई मीन एंगल अपन 90 अज्यूम कर सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स है स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए वो सब 90 डिग्री से मूव कर रहे हैं, क्योंकि दे मूव फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। आर वी क्लियर नीले? सर बोल भाई। सर हम पाई सिग्मा स्क्वायर एच से पाई सिग्मा स्क्वायर वी एवरेज को कैसे करेंगे? भाई पाई सिग्मा स्क्वायर एच से वी एवरेज क्यों पहुंचे यार? प्लीज मेरे को एक बार को प्लीज बोलोगे, मेरे को पूरी तरह साफ साफ समझा नहीं। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना बस। देखा तो बोलो। सर वो पाई सिग्मा स्क्वायर एच था ना, तो आपने फिर पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू यू एवरेज कैसे लिया? मुझे ये बता एच क्या है? ये हाइट ऑफ सिलेंडर, हाँ और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी? इस सिलेंडर की हाइट होगी इतना, ये 1 सेकंड में ट्रैवल करेगा। सर मतलब हमने टाइम फिक्स कर दिया क्या 1 सेकंड? क्या बोला? हमने टाइम फिक्स कर दिया 1 1 सेकंड। सेकंड? भाई अपने को 1 सेकंड में चाहिए ना, हाँ तो वो डिस्टेंस अपने आप 1 सेकंड में यू एवरेज हो जाएगा, क्योंकि अपन तो जो भी कुछ निकाल रहे हैं, अपन जो निकाल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग इन 1 सेकंड, ये निकाल रहे हैं। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है आपको? सर आपने सिग्मा की वैल्यू कैसे लिखी, मुझे वो नहीं समझा। ये वाला आपने पहले कुछ अलग लिखा फिर ऐसे मतलब वो वाला। यार, वो पहले क्या हुआ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ हो गया था। चल समझाया था एक बार, आप भी समझ ले, ऐसे कोई वो नहीं है। इधर देख भाई, हमारे पास ये वाला रीजन है जिस रीजन के अंदर कोलिजन हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल है, इसकी रेडियस है r। अब जो भी कोई इस रीजन में आ रहा है ये इन सबसे कोलाइड करेगा जिनके सेंटर ऑफ मास इस रीजन में आएंगे। मतलब यदि कोई मॉलिक्यूल जिसका सेंटर ऑफ मास ऐसे आ रहा है ये तो कोलाइड कर सकता है, पर यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है इसका सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर गया तो ये मॉलिक्यूल अंदर से निकल जाएगा और दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा। तो हमने कहा केवल वो वाले मॉलिक्यूल जिनके सेंटर ऑफ मास इस रेंज में आ रहे हैं वो कोलाइड करेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस सिग्मा व्हिच इज इक्वल्स टू 2r। खत्म भाई। एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा, यही तो कोलिजन हो सकता है। हाँ सर समझ गया। सबको क्लियर है ये? सर वो रूट 2 वाला कैसा आया? या फिर से बात समझ भाई, 90 डिग्री का तूने कॉलेज ये यू एवरेज अज्यूम कर लिया, ये यू एवरेज, ये यू एवरेज, तो वो कितना आ जाएगा, नेट कितना आ जाएगा? अंडर रूट यू एवरेज 1 का स्क्वायर प्लस यू एवरेज 2 का स्क्वायर। नीला? हाँ सर, पर वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना। हाँ बिल्कुल, तो कोलिजन के लिए बात कर रहे हैं अपन लोग ना।
नेट, यू नेट। सर फिर से नहीं समझा सर, लेकिन नीला ऐसे यू आई कैप प्लस यू जे कैप है ना, वो तो रिजल्टेंट। एक, नहीं। अरे रिवर वाले क्वेश्चन किए हैं तूने? हाँ ये वेलोसिटी है u, ये वेलोसिटी है v। सर, नेट फिजिक्स वाला समझा समझा अब- कैसे किया, लेकिन वो एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री में, मतलब एज इन कैसे आया, वो क्यों आया? अभी तक समझ, सेम सर यही मतलब अरे पहले जब मैं बोलना चालू कर दूं तो प्लीज मेरे को बोलने दिया करो। भाई ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, जो दूसरा जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो ऐसे मूव कर रहा है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये बता। हाँ होगी। तो बस ऐसे ही किया। सर आपने आफ्टर कोलिजन निकाला है क्या? नहीं, आफ्टर कोलिजन नहीं। देखो, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसको हम कैलकुलेट करेंगे वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई हमारा जो मॉलिक्यूल है जो कोलिजन कर रहा है सर वो फिर ऐसे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। हाँ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बिल्कुल। और जो बाकी और मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो यू नेट आ जाएगी, मतलब इसको आप यू रिलेटिव भी बोल सकते हैं। इसका ये मतलब हो जाएगा कि आप एक मॉलिक्यूल को स्टेशनरी रख के दूसरे मॉलिक्यूल को चला रहे हैं, तो ये हो हाँ जाएगा अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। अब इन दिस केस बोथ आर यू आर इक्वल, तो ये हो जाएगा √2u। समझा सर। ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गया Z1। अब यदि मैं एक बात निकालना चाहूं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स occurring per unit volume per unit time, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z11। और ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है Z1 इंटू n स्टार बाई 2। तो Z11 आ जाता है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज इंटू n स्टार डॉट n स्टार बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, Z11 इक्वल्स टू 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u एवरेज n स्टार का स्क्वायर। अब एक डाउट भाई, समझो, ये थे नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट पर मॉलिक्यूल पर सेकंड। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया में। ये आपने एक मॉलिक्यूल के लिए काउंट किया, आपने जब उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने सारे मॉलिक्यूल्स के लिए काउंट कर लिया। अपन ने 2 से क्यों डिवाइड किया है, मुझे सिर्फ ये बता दो। एंड इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट्स मैथ्स। ओके। सर हाँ अगर ए और बी बाद पार्टिकल्स में करेंगे तो कोलाइड आपस में तो करेंगे। दो बार काउंट होगा वो। बिल्कुल। बोल भाई, क्या बोल रहा है? वही सर। वही बोल रहा था हाँ भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अपन यदि ए और बी के कोलिजन को काउंट कर रहे हैं, तो जो अपन ने ये निकाला, तो अपन ने ए से बी का कोलिजन और बी से ए का कोलिजन दोनों को दो अलग अलग कोलिजन काउंट किया, जबकि एक्चुअली दोनों एक हो रहे हैं, इसीलिए अपन ने उन सारे प्रोबेबिलिटी को डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो ये अब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये Z11 आ जाएगा। ये कब आया? ये आया जब आपने एक ही टाइप के ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स लिए हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स लिए हैं। मान लो आप दो अलग अलग टाइप के एटम लो, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। सर बोलो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड खोलिए ना। खोल ली ना? सर इससे पहले वाली। एक सेकेंड, सार्थक देख भाई, समझ क्या बोल रहा है वो। आपने ये नंबर ऑफ कोलिजन्स बाय वन मॉलिक्यूल बोले,
आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यदि मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या निकाल, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकाल लिए। ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, सॉरी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ, समझ, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने दो कोलिजन्स को एक कोलिजन को दो अलग अलग बार काउंट किया। एक बार से आपने ए और बी के फ्रंट में काउंट किया, तो आपने एक बार ए से बी को कोलाइड किया, ये भी काउंट कर लिया, और एक बार बी से ए को कोलाइड कर लिया, ये भी काउंट कर लिया। समझे? हाँ समझा सर, समझा। हाँ भाई, अब बोल क्या कह रहा था तू? सर ये Z1 और Z11 में एग्जैक्टली फर्क क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। भाई Z11 था कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कहाँ गया, ये जो अपन ने पर्टिकुलर, अरे कहाँ गया यार, ये रहा, ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम अपन ने काउंट किया, इसमें अपन ने सिर्फ इसके कोलिजन काउंट किए। अपन ने ये तो काउंट किया ही नहीं कि ये दोनों भी कोलाइड कर सकते हैं, ये एक सेपरेट कोलिजन होगा, ये दोनों भी कोलाइड कर सकते हैं, ये दोनों भी कोलाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये वाला मॉलिक्यूल, 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 सब भी तो कोलाइड कर सकते हैं। अपन ने तो केवल एक मॉलिक्यूल के कोलिजन को Z1 बोला है, तो Z11 इस जितने भी कोलिजन हो रहे हैं अपन ने सबको काउंट कर लिया। ओके सर, अब समझा। आगे मान लो हमने दो डिफरेंट टाइप के एटम लिए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा, जो सिग्मा होगा वो सिग्मा ए बी हो जाएगा, वो आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। जो यू एवरेज आएगी, जो यू नेट आएगी, वो आ जाएगी अंडर रूट U1, वो आ जाएगी अंडर रूट यू एवरेज 1 प्लस यू एवरेज 2 का ये। तो जो नेट फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा Z12 इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर, जो ए बी का आएगा अंडर रूट यू एवरेज 1 स्क्वायर प्लस यू एवरेज 2 स्क्वायर इंटू एन ए स्टार इंटू एन बी स्टार, ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? सर एन वाला एन स्टार और एन बी स्टार नहीं समझा। एक पहला जब अपन ने ये सिंगल पहला वाला जब स्टार लगाया था, तो हमने एक ही मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे कि भाई वो कितना, इधर समझ, ये पहला वाला जो एन स्टार है वो क्या कह रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होगा उसका। एग्जैक्टली ये कितने के, यदि मान लीजिए ए मॉलिक्यूल के लिए है तो ये अपन बी मॉलिक्यूल रख लेंगे। हाँ फिर अपन ने कहा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ ए विद बी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो अपन ने ये बी रख लिया, तो फिर अपन टोटल नंबर ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, हाँ हाँ तो एक बार एन ए आ जाएगा, एक बार एन बी आ जाएगा। ठीक है सर। बार डिवाइड बाय 2 नहीं किया गया। डिवाइडेड बाय 2 ले कर लिया। सर ये एन स्टार क्या बताता है, वो एक बार बताइए ना फिर से। एन स्टार बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। अब कुछ और टर्म्स, जैसे सबसे पहला आता है मीन फ्री पाथ। एक सेकंड रुको, अपन ने कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल ली Z, ये कितना आया, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू एन स्टार।
ये नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड आ गए सर Z1 है ये। ना। Z1 मतलब एक ही मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, हाँ। सबके लिए नहीं। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड बाय वन मॉलिक्यूल, ये आ गया। अब मुझे ये बताना है टाइम टेकन बाय अ मॉलिक्यूल इन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स कितना होगा। तो क्या मैं इसको 1/Z1 लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इंटू N स्टार, ये लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब ये तो कोलिजन आ गया। इसके बाद एक अगला टर्म है मीन फ्री पाथ। सर ये टाइम टेकन आपने कैसे निकाला? भाई 1 सेकंड में इतने कोलिजन हो रहा है, इसको 1 से डिवाइड करे तो बिटवीन 2 कोलिजन्स कितना आएगा वो निकल जाएगा ना टाइम। हाँ सर। सर इसको इंटू 2 करना पड़ेगा ना? कहीं को सर क्योंकि ये टाइम टेकन बिटवीन 1 कोलिजन है। हाँ, तो अपन को 1 ही कोलिजन के लिए करना है ना। सर 2 सक्सेसिव लिखा है। 2 अच्छा ये ले तेरे को 2, ये ले सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। अब 2 सक्सेसिव कोलिजन का मतलब है कोलिजन ए कोलिजन 1 से लेकर कोलिजन 2 के बीच में, तो इसलिए मैंने उसको 2 लिख दिया था। मतलब यदि ग्रामेटिकली उसको 2 की जगह सिर्फ सक्सेसिव लिखना चाहिए तो आई डोंट माइंड, पर ये ऐसा है कि बिटवीन 2 डिफरेंट कोलिजन्स, ठीक है। अरे क्लियर है? हाँ सर। यार देखो, तो मैं सुबह सुबह सच्ची बता रहा हूँ, अभी मैं ना 10:50 पे उठा हूँ। अरे मैंने ना ब्रेकफास्ट किया है ना पानी पिया है सुबह उठ के, और ऊपर तुम मेरे को जवाब भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आगे ध्यान दो। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड bit by a molecule between 2 collisions। ये कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और U एवरेज आ गया। U एवरेज अपॉन टाइम पीरियड। U एवरेज इनटू टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा? U एवरेज इनटू 1/√2, बिल्कुल एग्जैक्टली 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज इनटू N स्टार आ जाएगा। U एवरेज से U एवरेज कैंसिल हो गई। आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, ये आ जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर N स्टार। मतलब लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैम्डा केवल एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो भी इनवर्सली वो होता है 1/n के, ठीक है, n स्टार के। इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो, वॉल्यूम कांस्टेंट रख लो, और यदि मोल्स कांस्टेंट रख लो, तो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, चाहे आप प्रेशर बढ़ा लो चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स कांस्टेंट रहेंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। सर यस हाँ सर। बोलो। सर वो वॉल्यूम कांस्टेंट और मोल्स कांस्टेंट है या एंड है? अरे एंड है यार, दोनों हाँ कांस्टेंट, मतलब एन स्टार कांस्टेंट रखना है ना अपने को। हाँ एन स्टार को तू मोल्स कम कर देगा तो भी एन स्टार चेंज जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा तो भी एन स्टार चेंज जाएगा। हाँ बराबर। हाँ। अब क्वेश्चन है
Two flask A and B have equal volume. A 300 केल्विन पर मेंटेन्ड है एंड B 600 केल्विन पर मेंटेन्ड है. A के अंदर H2 है, B के अंदर CH4 है और इन दोनों के मासेस सेम है. ठीक है, ये आपको फाइंड, और दोनों का आइडियल बिहेवियर है. फाइंड द फॉलोइंग. पहला, flask with greater number of molecules. दूसरा, flask with higher pressure. तीसरा, flask with molecules, faster molecules. चौथा, flask with higher lambda. पांचवा, flask, अरे यार it is irritating. Flask with higher molar kinetic energy. छठा, flask with higher total kinetic energy. और सातवां, flask with higher collision frequency Z1 and Z11. बताइए, ये सातों सॉल्व करिए और बताइए. क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी मैं फिर जब आपको प्रिंट आउट मतलब इसका वो भेजूंगा तब सेट कर दूंगा इसको. सर, सर फोर्थ वाला क्या है?
फोर्थ है फ्लास्क विद हायर लैम्डा। ठीक है। मैं सॉल्व कर दूं? सर चलिए बोलो। सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना। चलिए बस हो गया, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर आएगा ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए, फास्टर मॉलिक्यूल्स हायर प्रेशर ए, तीसरा फास्टर मॉलिक्यूल्स
ए। चौथा हायर लैम्डा। अब लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू एवरेज है। भाई लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन कहाँ कम है? कंसंट्रेशन कम है मीथेन में, तो ये फोर्थ का आंसर आ जाएगा बी। फिफ्थ हायर मोलर काइनेटिक एनर्जी, बी। सिक्स्थ हायर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ए। सातवां हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? Z इक्वल्स टू जो कुछ कांस्टेंट है वो कांस्टेंट इनटू U एवरेज इनटू N स्टार। ठीक है, अब U एवरेज होगा √2RT/m और N स्टार हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर आपने यू ये एवरेज तो गलत लिया है। एमपीएस लिखा है। क्या हुआ? यू ये एवरेज, तो आपने यूएमपीएस लिखा है ना सर, यू 2RT एमपीएस लिखा है। यू अरे उससे एवरेज फर्क, अरे ऐसे खून मत बहा। ये ले √T/m इंटू N स्टार। ठीक है, तो इसीलिए T/m दोनों के लिए निकाल लेते हैं अभी। चलो पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले बताओ इन 6 में किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। सर 6 भाई हायर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये होगी √3/2 nRT। टेम्परेचर में 2 ट्वाइस का डिफरेंस है, जबकि मोल्स में 8 टाइम्स का डिफरेंस है। हेलो, हाइड्रोजन के मोल्स 8 टाइम्स ज्यादा हैं। हाँ सर फिफ्थ भी बताओ ना। मोलर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मतलब ये होती है 3/2 RT। तो इसको सिर्फ टेम्परेचर का मतलब है, बाकी किसी भी चीज से मतलब नहीं है। भाई मोलर काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT। तो n का फंक्शन ही नहीं आएगा पहले वाले में, तो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन आके रह जाएगा। समझा। ठीक है, अब आखिरी वाला कर लेते हैं। भाई किसी को डाउट है प्लीज पूछ लो बिना शर्माए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अभी। हाँ बोल। सर सेकंड में प्रेशर हायर लिखा है और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और इनवर्स नहीं, एक मिनट, हाँ समझ गया, सॉरी सर। एनआरटी के प्रोपोर्शनल हो सर जाएगा ना इसका। सर हाँ एक बार सेकंड वाला बताइए ना, मेरा कुछ तो गलत आ रहा है। भाई फास्टर मॉलिक्यूल मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सर वो नहीं, प्रेशर वाला, प्रेशर कौन से इसमें? प्रेशर है ए में। सर वही प्रेशर का कैसे आया? प्रेशर क्या होता है? nRT/V होता है। हाँ हाँ सर, सॉरी, समझ गया। ठीक है, अब बात आ रही है कि भाई हमारे पास Z का क्या रेशियो आएगा। ये जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है, टास्क विद हायर कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z1 एंड Z11। Z1 निकालते हैं पहले। ZA/ZB इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा √2, मतलब बेसिकली रूट टेम्परेचर इज 300 बाय मॉलिक्यूलर मास 2 into 8 divided by रूट मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ बेवकूफों की तरह? बट
ए का ज्यादा होगा, 7th में ए का ज्यादा होगा भाई। क्यों? क्योंकि z किसके, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u एवरेज एंड डायरेक्ट एंड n स्टार। u एवरेज किसकी ज्यादा है? u एवरेज ज्यादा है अंडर रूट टी बाई एम। टी बाई एम हाइड्रोजन का ज्यादा है भाई, ये होगा 300/2 और एक तरफ कंपेयर होगा 600/16, तो ये आ गया 300/8। ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यू एवरेज भी हाइड्रोजन का ही ज्यादा है, एन स्टार भी हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो जेड भी हाइड्रोजन का ही ज्यादा होगा, तो 7th का आंसर भी ए ही आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताओ प्लीज। क्या आपको कोलिजन्स क्लियर है पूरे परफेक्ट? यस सर। कोई किसी को दिक्कत है? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? मान लेते हैं नहीं है। ओके नो, अगला टाइम क्या हुआ यार ये बताना प्लीज। 8 मिनट बाकी है। 12:03। चलो रियल गैस का आइडिया तो डिस्कस किया ही जा सकता है। अगला टॉपिक है रियल गैस। रियल गैस को हम लोग वैंडरवाल गैस भी बोलते हैं। देखो रियल गैस और वैंडरवाल गैस में क्या है, ये वो वाली गैस है जो एग्जिस्ट करेगी। केटीजी के 2 अजम्पशन थे, जो 2 अजम्पशन गलत हैं। केटीजी के 2 अजम्पशंस जो हैं वो 2 अजम्पशंस रियल वर्ल्ड के लिए नहीं है। बाकी सब तो चलो फिर भी अपन एक्स्ट्रापोलेट करके यूज कर सकते हैं। 2 अजम्पशन कौन कौन से? सबसे पहला, देयर इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन ऑल गैसेस। सबसे पहली चीज, सब में होता है अट्रैक्शन। इसको आप कहीं पे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल बोलोगे, जो वैंडरवाल अट्रैक्शन जिसको आप बोलोगे वो सब है। दूसरा, Vm is significant in many cases। तो उससे जो assumption देते ना कि भाई V gas is much larger than V molecule, ये वाला assumption गलत हो गया, और जहाँ attraction नहीं है वो वाला assumption गलत हो गया। तो इन दोनों के कारण जो आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाती है। भाई समझो, आपने जो आपने एक कंटेनर में रियल गैस भरी, इस कंटेनर में रियल गैस भरी, तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ये क्या हो गया? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और आपने एक पी ऑब्जर्व किया, वो पी ऑब्जर्व किसके बराबर आ गया? वो आ गया पी रियल के बराबर। अब मान लो आपने सेम कंटेनर के अंदर आइडियल गैस भरी है, तो जो पी आइडियल आएगा वो पी रियल से ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ। सर ज्यादा होगा। ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल हिट नहीं कर पाएगा उतना फास्ट और कम लगाएगा प्रेशर। बिल्कुल, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड फील करेंगे। भाई ये मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल को मान लो जाके दीवार से टकराना है, इस वाले मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये वॉल से टकराने वाला है तो इसके पीछे से इसको अपोजिंग फोर्स मिलेगी, तो इसका नेट कोलाइडिंग फोर्स कम हो जाएगा, इसीलिए पी रियल विल बी लेस देन पी आइडियल होगा। अब हमारे पास
यदि हमको पी रियल को पी आइडियल के बराबर करना हो तो हम इसके अंदर पी रियल प्लस एक्स ऐड कर देंगे, जो एक्स हो जाएगा प्रेशर करेक्शन। किसी को यहाँ तक डाउट है कि नहीं है? क्लियर है सबको? सर मुझे नहीं समझा वो कि आपने कम कैसे किया उसको। देख समझ भाई, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल इस वॉल को टकराने वाला है, इसके बीच में कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, यही टकराएगा तो सबसे पहले इस वॉल के सामने यही होना चाहिए। ये क्लियर है? अब ये इसके बाकी सारे मॉलिक्यूल्स पीछे की तरफ हैं, तो ये बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है जिससे इसको कोलाइड करना है, ये बाकी पीछे से अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या जो इसकी कोलाइडिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी? हाँ सर। यदि कोलाइडिंग फोर्स कम हो जाएगी तो फोर्स बाय एरिया भी कम हो जाएगा। है ना? हाँ सर। तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जो आपको समझ इसे गया। मान लो आपको आइडियल में एक एटीएम प्रेशर मिलना था, तो रियल में कितना मिलेगा? रियल में लेस देन 1 एटीएम मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब आगे बात करते हैं भाई, वॉल्यूम का क्या है। अब समझिए, मुझे ये बताइए V आइडियल क्या था? The volume of gas या वॉल्यूम ऑफ container. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एग्जैक्टली, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, पर क्या दोनों के मायने सेम है? नहीं है। समझो, V आइडियल का एक और मतलब होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन। ये क्या होता है? वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन होता है, जो मोशन अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा कि भाई वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल L डिस्टेंस मूव करता है, सरफेस एरिया इज L स्क्वायर। अपन ने पढ़ा था ना कि भाई ये मॉलिक्यूल है जो ये L लेंथ में ट्रेवल करता है, सरफेस एरिया इज L स्क्वायर, तो वॉल्यूम इज L क्यूब। याद है? क्या रियल गैस के अंदर, मतलब रियल गैस के अंदर वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन जो है वो V रियल होगा या V रियल से कुछ कम होगा? तो थोड़ा कम बहुत होगा। कम होगा। कम होगा। कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल के कारण मान लो ये पूरा वॉल्यूम V था, तो अब इसमें कुछ ये जो मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है ये आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो ये हो जाएगा V रियल माइनस Y। आर वी क्लियर? अब मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, PV इक्वल टू nRT। हाँ बोल बेटा। सर ये वॉल्यूम वाला फिर से बताओ ना। इधर समझ भाई, तेरे पास ये मॉलिक्यूल है, पहले वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन था पूरा का पूरा वॉल्यूम। अभी क्या दिक्कत हो रही है कि आपने V रियल तो V कंटेनर ही काउंट किया, पर ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये इस मॉलिक्यूल की ये वाले मॉलिक्यूल से कोलाइड भी करेगा, तो इस मॉलिक्यूल की स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता ना, है ना? नहीं नहीं समझा सर। अच्छा एक स्पेस बात बता, ऑक्यूपाई नहीं करेगा मतलब? अरे सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब देना। तो रूम में बैठी है, हाँ। तेरे पास वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन कितना है रूम में? क्या रूम का पूरा पूरा रूम का वॉल्यूम अवेलेबल है कि कुछ वॉल्यूम कम है? माइनस। भाई कुछ तो कमी है, जैसे तू कहीं कुर्सी पर बैठी होगी या फिर जिस भी जगह बैठी है वो जगह होगी, इसके अलावा टेबल हो सकती है, कोई अप्लायंस लगा हो, कुछ लगा हो, कबर्ड हो, बेड हो, या और ओके। कुछ नहीं हो तो कचरा ही पड़ा हो थोड़ा बहुत, हाँ समझा समझा। तो अपने आप वॉल्यूम कम हो जाएगा ना भाई, हाँ। रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रेसिडुअल वॉल्यूम बनाने का काम करते हैं। अब हमारे पास है PV इक्वल टू nRT। अब समझो,
पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो पी होता है ये होता है पी आइडियल और वी होता है वी आइडियल। वी आइडियल है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन। तो क्या मैं इस इक्वेशन को जब मैं रियल गैस के सेंस में लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं पी रियल प्लस एक्स वी रियल माइनस वाई इक्वल्स टू एन आर टी लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। क्योंकि मेरे को यहाँ पे पी आइडियल लिखना है और पी आइडियल अभी अपन ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, मेरे को यहाँ पे वी आइडियल लिखना है, वी आइडियल मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। आर वी क्लियर? एक्स पी आर पी आइडियल माइनस पी रियल है ना? क्या हुआ? एक्स जो है वो पी आइडियल बिल्कुल माइनस पी बिल्कुल रियल। बिल्कुल 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 वही है। हाँ, और जो नेट इक्वेशन बन जाती है रियल गैस की वो बन जाती है ये E प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर V minus NB equals to nRT, where A is pressure correction constant and B is volume correction constant. और ये इक्वेशन के ऊपर अपन कल डिस्कशन करेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसमें किसकी मतलब जो वैल्यू आई वो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर ही क्यों आई, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एन बी क्यों आई, ये अपन कल डिराइव करेंगे। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि एग्जैक्ट यही फ्रेम में मतलब ऊपर वाले फ्रेम में ही नीचे वाली इक्वेशन है, केवल ये बताने के लिए बताई है, बाकी इसका डेरिवेशन अपन कल ही करेंगे। आर वी क्लियर? सर मुझे सिर्फ एक पूछना था कि ए और बी हर एक गैस के लिए अलग है या फिर कांस्टेंट ही है? नहीं, वो अलग अलग होंगे, अपन कल जब डिराइव करेंगे तब बात करेंगे, अभी अपन बात नहीं कर रहे। ये अपन कल डिराइव करेंगे भाई, क्यों कैसे क्या आया वो अपन कल बात करेंगे। उसको टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर और सो, कि ए का एनालिसिस क्या है, बी का एनालिसिस क्या है, किसको कैसे देखना होता है, आप पीछे की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करोगे, तो इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर और सो, मे बी मोर। वी विल डिस्कस दैट टुमारो। ठीक है, चलिए, तो साहब प्लीज यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट तो पूछना। आप पीडीएफ भेज रहा हूँ यार, पीडीएफ भेजे बिना थोड़ा जाऊंगा, आप चिंता मत करें, आई हैव फुल रिस्पेक्ट टू पीडीएफ। सर यूट्यूब पे अपलोड भी कर देना। क्या हुआ? हाँ, लेक्चर अपलोड कर दूंगा। कल वाला इसलिए नहीं किया, कल वाला डिस्कशन लेक्चर था तो क्या अपलोड करना है इसलिए। सर शुरू करना है गैस स्टेट का काम? हाँ, गैसियस स्टेट सॉल्व करना चालू कर दे भाई, सब सॉल्व हो जाएगा। सर मॉड्यूल भेज दो ना प्लीज। यार बिल्कुल, तेरे अभी मैं यार कल जब मैं भूल गया सुबह तो, और फिर वहां से डीटी पे चले गए दोनों, तो फिर मैं मेल करने को किसको बोलता। मेरे पास मैं थोड़ा रखता हूँ सॉफ्ट कॉपी, उधर ही छोड़ता हूँ ऑफिस में, तो भेजता हूँ ना। सर क्या करना है पर एनआर अवस्थी और मॉड्यूल एन अवस्थी सॉल्व कर लो, और एन अवस्थी सॉल्व करके मॉड्यूल चालू कर दो। यदि मोल कंसेप्ट का हो गया तो कल मोल कंसेप्ट के। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, तो छोड़ना है, पूरी करना है ना, पूरा करना है ना? अरे पूरा कर लेना, हो जाएगा जब तक तू। सर 134 के आगे थर्मोडायनेमिक्स है, सीवी बाय सी। हाँ वो छोड़ देना है, सीपीसीवी छोड़ देना है यार, सीपीसीवी के लिए अभी अपन खून नहीं जलाएंगे। थर्मो में खूब खून जलता है उसमें यार। थर्मो में मतलब बेसिकली क्या है ना, अभी अपन पढ़ेंगे तो है नहीं, केवल ऐसा है कि हार्ड टच करेंगे छोड़ देंगे। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई अपने को गैसियस स्टेट पढ़ना है और मैंने आपको केवल प्रेशर नापना सिखा के छोड़ दिया, तो फिर वो चैप्टर थोड़ी ना हो गया। उससे ये और होगा कि आप आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं कर पाओगे। हाँ, मोल कंसेप्ट की अभी लेवल 1 करनी थी, उसके बाद मॉड्यूल करना है। और कहाँ गए, आज की डेट क्या है भाई साहब?
11 दिसंबर।